नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का दूसरा दिन है और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका औपचारिक स्वागत हुआ। भारत मलेशिया में कई समझौते भी हुए हैं। तो मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए स्तर पर इन संबंधों को ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के संग उन्होंने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इससे पहले पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। तो परदाना पुत्रा बिल्डिंग में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी नजर आए। पीएम मोदी की यात्रा के दूसरे दिन मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की उपस्थिति में भारत और मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। वहीं मीटिंग में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि हमने उत्कृष्ट संबंध स्थापित किए हैं, इसके लिए आपको और आपकी टीम को धन्यवाद। हमने कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा की है जिन पर चिंता व्यक्त की जा रही है। मुझे लगता है कि हमारी टीमों को उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी क्षेत्रों में अधिक सहयोग की उम्मीद करते हैं। ये दौरा मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच ऊर्जा, आधारभूत संरचना और उत्पादन में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज भी गहरे हुए हैं। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। एशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई। Trade, of course, it has to further extend. I mean, India is growing by leaps and bounds. There's one spectacular rise in the international economic and trade scene, and therefore Malaysia, in the ASEAN context, would certainly benefit immensely if we could secure more ways and opportunities to collaborate with India, to extending beyond the $18.59 billion that we achieved in 2025. चलिए आगे बढ़ते रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। इन बैठकों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के सीनियर अधिकारी भी इन अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। बता दें कि अमित शाह शनिवार शाम को रायपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा और कई दूसरे नेताओं ने उनका स्वागत किया। 2 महीनों में ये शाह का छत्तीसगढ़ का दूसरा दौरा है। दरअसल अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा राज्य की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। तो आज रायपुर में शाह पूरा दिन अहम बैठकों में बिताएंगे, जिसका मुख्य एजेंडा नक्सलवाद को खत्म करना और विभागों की प्रगति की समीक्षा करना होगा। सुबह 11 बजे के आसपास पहली विभागीय समीक्षा बैठक से शुरुआत होगी, जो लगभग 1 घंटे 45 मिनट तक चल सकती है। इसके तुरंत बाद दोपहर 12:45 पर एक और बैठक होगी जो 2 बजे तक चल सकती है।
इसमें समीक्षा की जाएगी। इन मीटिंग्स का मकसद राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने और केंद्र से मिली मदद के इस्तेमाल की समीक्षा करना है। तो गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज उनका पूरा दिन बैठकों में गुजरने वाला है। नक्सलवाद पर उच्च स्तरीय बैठक गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सुबह करीब 11 बजे से बैठक की शुरुआत होगी। तो राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ उमेश जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और आज बताया जा रहा है कि कई बैठकों में वो शामिल होने वाले हैं। नक्सलवाद को लेकर भी उच्च स्तरीय बैठक आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। जी साहिल, बिल्कुल आपको बता दो कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनका लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा है। और आपको एक बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है उसकी पूरी खात्मे के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। लगातार वो माओवाद विचारधारा को छोड़कर अब मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में फिर से देश के जो गृह मंत्री हैं शाह, वो छत्तीसगढ़ दौरे पर है और नक्सलवाद से जुड़े विभिन्न जो मुद्दे हैं उस पर अहम बैठक आज होगी। और आज इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। और एक बात बता दूं, इसके साथ साथ वे पंडुम महोत्सव जो है वहां पर भी वो शामिल होंगे। इससे पहले वो नवंबर 2025 में 60वें डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। कहीं न कहीं पे अमित शाह का जो लगातार प्रदेश में जो दौरा है वो ये दिखा रहा है कि नक्सलवाद को पूर्ण तरीके से खत्म करने के लिए अब केंद्र जो है कमर कस ली है। राज्य सरकार के साथ मिलकर माओवाद जो है उसको खत्म करने के लिए तैयारी है। और देखिए, प्रदेश में एक माओवाद जो है एक कलंक था, अगर कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बस्तर जो हमारा जो प्रदेश की एक सबसे अच्छी जगह अगर कहा जाए तो बस्तर है। और उस जगह पर एक लाल आतंक, एक काला धब्बा था और वो अब पूरी तरीके से खत्म करने का एक जो डेडलाइन था वो भी यहाँ पे मिल रहा है। और एक चीज बता दूं आपको कि कल ही एक जो माओवाद जो कैडर का जो एक बड़ा लीडर था वो भी आत्मसमर्पण किया है उनके आने से पहले। तो कहीं न कहीं अमित शाह के लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर अगर कहा जाए तो प्रदेश में माओवाद की गतिविधि है उस पर कमी नजर आ रही है। और कहीं न कहीं जो एक डेडलाइन दिया गया वहां तक माओवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और उमेश, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने का जो अभियान है उसकी शुरुआत उन्होंने की थी और उसी के मद्देनजर लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्र से भी भरसक सहायता यहाँ पर मिल रही है। और छत्तीसगढ़ में कई नक्सलियों ने जिस तरीके से आत्मसमर्पण किया है, नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। हालांकि अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर नक्सलवाद जो है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उसको लेकर भी आज इन समीक्षा बैठकों में एक महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी और गृह मंत्री के आगमन को लेकर तमाम तरीके की तैयारियाँ भी वहाँ पर कर ली गई होंगी। इन समीक्षा बैठकों को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरीके की बैठकें होने वाली है और गृह मंत्री के आगमन को लेकर किस तरीके की तैयारियां वहां पर है? देखिए, आपको बता दूं कि जो समय सीमा जो तय समय सीमा है कि प्रदेश से माओवाद को खत्म करना है उसमें करीब 52 दिन बचे हैं। और पिछले कुछ महीनों में अगर देखा जाए तो सुरक्षा बलों ने बस्तर समेत जो क्षेत्र है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर अभियान जो है तेज अभियान चलाए हैं। इसमें बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, कई एनकाउंटर में मारे भी गए हैं। और आपको बता दूं कि नया रायपुर में हाई लेवल की मीटिंग होगी। इसके तहत जो अमित शाह है वो छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुके हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और आपको बता दूं कि इस हाई लेवल की जो बैठक होगी उनकी अध्यक्षता में होगी और इसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो सीआरपीएफ बीएसएफ के जो कमांडर हैं, इंटेलिजेंसी एजेंसियां और अन्य जो नक्सल प्रभावित राज्य के जो प्रतिनिधि हैं वो भी बैठक में शामिल होंगे। और इसमें बैठक में ऑपरेशन, इंटेलिजेंस इनपुट, फोर्स डिप्लॉयमेंट और जो आखिरी फाइनल जो है रणनीति है उस पर भी विस्तार के साथ मंथन करेंगे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं नक्सलवाद के खिलाफ और उसका प्रभाव जो है वो छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को भी मिल रहा है और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर भी तमाम तरीके के अभियान नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, इससे ये माना जा सकता है कि जल्द ही नक्सलवाद पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा और नक्सलवाद को जड़ से यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाएगा।
बिल्कुल, चलिए उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं, नक्सलवाद पर उच्च स्तरीय बैठक वो करेंगे और आज सुबह करीब 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी और आज पूरा दिन गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग बैठकों में शामिल होंगे और जिसमें नक्सलवाद के खिलाफ जो रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां कोटा में ताश के पत्ते की तरह इमारत गिर गई तो 2 की मौत और मलबे से 13 घायलों का रेस्क्यू भी किया गया है। ओम बिरला ने इस घटना पर शोक प्रकट किया है। तो कोटा के इंद्र विहार इलाके में एक बहुमंजिला इमारत के अचानक गिर जाने से इलाके में मातम पसर गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कोटा संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने पुष्टि की है कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और बचाव दल ने मलबे से अब तक 13 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया है। बताया जा रहा है कि इमारत ऊपर से नीचे की तरफ पूरी तरह जमींदोज हो गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूरों और आसपास मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। शुरुआती जांच में इस हादसे के पीछे बड़ी लापरवाही के संकेत मिल रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इमारत में ड्रिलिंग का काम चल रहा था, जिसे लेकर पहले भी आपत्तियां जताई गई थी। संभागीय आयुक्त ने संकेत दिया है कि निर्माण सामग्री की खराब गुणवत्ता या तकनीकी खामी इस हादसे की वजह हो सकती है। प्रशासन ने अब पूरी निर्माण प्रक्रिया की तकनीकी जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि दोषियों की पहचान की जा सके। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा सांसद ओम बिरला ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं साझा करते हुए बताया कि वो लगातार जिला कलेक्टर और प्रशासन के संपर्क में हैं। बिरला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बचाव कार्य में कोई ढील न बरती जाए और घायलों को इलाज में हर संभव मदद दी जाए। में ताश के पत्ते की तरह यह इमारत गिर गई। बताया जा रहा है इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और मलबे से 13 घायलों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं इस हादसे पर ओम बिरला ने भी शोक प्रकट किया है। बता दें कि इस बिल्डिंग में ड्रिलिंग का काम चल रहा था और बताया जा रहा है कि इसको लेकर पहले भी आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये काम हुआ और अचानक से ये बड़ा हादसा हो गया। ये ताश के पत्ते की तरह इमारत बिखर गई और इसके नीचे कई मजदूर दब गए। बताया जा रहा है इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 13 घायलों का रेस्क्यू किया गया है। कोटा में ये घटना घटित हुई, जहां एक इमारत के गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दिल्ली में बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा होने पर आज बड़ा जश्न मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 12 दिनों का मेगा प्लान तैयार किया, जिसके तहत 8 फरवरी से 20 फरवरी तक रोजाना अलग अलग विभागों के कार्यक्रम होंगे। इसमें दिल्ली सरकार जनता को बताएगी कि उन्होंने 1 साल में क्या क्या काम किए। इसके अलावा दिल्ली को 500 ई बसों की रफ्तार भी मिलने जा रही है। आज रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम होगा। यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे और 500 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये बसें दिल्ली वासियों को समर्पित की जाएंगी। दिल्ली बीजेपी सरकार का मकसद है कि इन बसों के जरिए विकास की रफ्तार दिखाई जाए। साथ ही ये कदम पर्यावरण संरक्षण और ट्रांसपोर्ट सुधार की तरफ भी जोर देगा। तो सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हुई, जिसमें 12 दिनों का मेगा प्लान तैयार किया गया, जिसमें 8 फरवरी से 20 फरवरी तक हर दिन कोई नई योजना या प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। वहीं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके 20 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ बुद्धा कॉलोनी थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार सभी पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को डराने धमकाने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान हुए एक घटनाक्रम को लेकर विवाद की स्थिति बनी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। एफआईआर में पप्पू यादव के साथ 20 अज्ञात समर्थकों को भी नामजद किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिहार की राजनीति में शुक्रवार रात उस समय हलचल तेज हो गई जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने एक पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई करीब 3 दशक पुराने मकान विवाद से जुड़े मामले में हुई है। आरोप है कि वर्ष 1995 में वो पटना स्थित एक मकान में किराएदार के तौर पर रहने गए थे, लेकिन बाद में उसी जगह पर कार्यालय खोलकर कब्जा कर लिया। इस संबंध में मकान मालिक ने उस समय प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया गया है कि कोर्ट ने इस केस में कई बार समन जारी कर उन्हें पेश होने को कहा, लेकिन वो सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी शामिल हुए। वो फिल्म मेकर सुभाष घई और गीतकार प्रसून जोशी के साथ मंच के सामने बैठे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भाषण भी सुना। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में हिंदू ही हैं और कोई है ही नहीं। किसी खास रस्म या प्रार्थना से जुड़े धर्म को नहीं दिखाता है, ना ही ये किसी खास समुदाय का नाम है।
उन्होंने कहा कि आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं है और ना ही उसे सत्ता या पावर की इच्छा है। संघ राजनीति में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, हालांकि संघ के कुछ लोग राजनीति में सक्रिय है। मोहन भागवत ने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी अलग है, उनमें बहुत स्वयंसेवक हैं, लेकिन संघ के नहीं। संघ के स्वयंसेवक उसमें है। भागवत ने कहा कि भारत का बंटवारा धर्म की वजह से हुआ। हमने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। इस्लाम, ईसाई धर्म अभी भी भारत में मौजूद हैं। झड़पें होती हैं लेकिन देश एकजुट रहा है। हिंदू भाव को भुला देना भी बंटवारे का कारण बना। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि मेले में लगा एक झूला टूटकर गिर गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त झूले पर कई लोग सवार थे। सूरजकुंड मेले में ये दूसरा बड़ा हादसा है। इससे पहले गेट गिरने से 2 लोग घायल हो गए थे। जानकारी के मुताबिक सूरजकुंड मेले में लगा झूला टूटकर गिर गया। इस हादसे में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को फरीदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। एक चश्मदीद ने बताया कि झूला ऊपर अटक गया था और लोग चिल्लाने लगे थे। वो भागकर दौड़े और कुछ लोगों को झूले से उतारा। उन्होंने बताया कि जब नीचे उतारा तो रेलिंग ऊपर गिर गई। उन्होंने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त झूले पर 14 से 15 लोग सवार थे। वहीं हरियाणा के डीजीपी ने अस्पताल का दौरा किया और सूरजकुंड मेले में झूले के गिरने की घटना के पीड़ितों से मुलाकात भी की। क्राइम फ्री मेला की सुविधा दे पाए और अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे। और हमारा जो पुलिस विभाग है वो इस शोक समाचार से बहुत ही दुखी है, बहुत ही व्याकुल है। क्राइम फ्री मेला की सुविधा दे पाए और अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की कैबिनेट में मंत्री रहे रमेश चंद्र सेन की जेल के अंदर ही रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। वो बांग्लादेश आवामी लीग के पूर्व वरिष्ठ नेता और पूर्व जल संसाधन मंत्री थे। तो दिनाजपुर जिला जेल में उनकी मौत होने की घोषणा की गई। वो 85 वर्ष के थे। जेल प्रशासन ने तबीयत बिगड़ने के बाद मौत होने की बात कही है, मगर पार्टी के लोग इस मौत को संदिग्ध मानकर चल रहे हैं। सेन को पिछले साल 16 अगस्त को तब गिरफ्तार किया गया था। शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ किया जा चुका था। गिरफ्तारी के बाद उनको दिनाजपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें 3 मामलों में रखा गया, जिनमें हत्या का मामला भी शामिल है। शनिवार सुबह अचानक बीमार पड़ने पर उन्हें दिनाजपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप 2026 के पहले मैच में यूएसए को 29 रनों से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 20 ओवर में 161 रन बनाए थे। ये स्कोर कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। सूर्य कुमार यादव के अलावा और कोई बल्लेबाज ज़्यादा रन नहीं बना सका। सूर्य कुमार यादव ने 49 बॉल खेलकर 84 रन बनाने का काम किया। इसके बाद जब यूएसए की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी और दूसरे और तीसरे ओवर में ही अपने पहले 2 विकेट गंवा बैठी। इसके बाद भी थोड़ी थोड़ी देर पर विकेट गिर रहे थे। इससे टीम कभी स्कोर चेज करने के बारे में सोच ही नहीं पाई। इतना ज़रूर रहा कि यूएसए की टीम ने पूरे 20 ओवर खेल लिए। टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। भारत के गेंदबाजों ने कमाल का खेल दिखाया। मोहम्मद सिराज ने जहां 3 विकेट चटकाए, वहीं अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती को 1 सफलता हासिल हुई। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने चौंकाने वाला दावा किया है। बीएलए ने ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 के पूरे होने की बात कही है। 31 जनवरी को शुरू हुआ ये ऑपरेशन 6 फरवरी की शाम तक चला। बीएलए ने कहा कि इस अभियान में बलूचिस्तान के 14 शहरों को निशाना बनाया गया था। दावा किया गया कि इतिहास में सबसे बड़ा, सबसे तीव्र और सबसे संगठित सैन्य अभियान था।
बीएलए ने दावा किया कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 362 से अधिक जवान मारे गए हैं। इसमें पाकिस्तानी सेना, फ्रंटियर कोर, पुलिस और राज्य समर्थित सशस्त्र समूहों के सदस्य शामिल थे। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार राज्य का घातक हथियार शफीक मैंगल है। बीएलए ने प्रवक्ता के बयान जारी कर बताया कि बलूच लड़ाकों ने एक साथ हमले किए और कई स्थानों पर सुरक्षा चौकियों, सैन्य ठिकानों और शहरी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल कर लिया। ऑफ 2.0 पर बीएलए का बड़ा दावा सामने आया है। सैन्य ठिकानों पर बलूच लड़ाकों का कंट्रोल है, ऐसा बताया गया है। 362 पाक सैनिकों की मौत की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो ऑपरेशन हेरो ऑफ 2.0 पर बीएलए ने यह बड़ा दावा किया है। बताया जा रहा है कि सैन्य ठिकानों पर बलूच लड़ाकों का कब्जा हो गया है। 362 पाक सैनिकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।